हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो नए लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है। अगर आपको आपका इनर वर्क करना है तो इनर वर्क को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होता है, तो उसी से रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेयर करा है, तो मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। और अगर आप नए हैं तो कम्युनिटी सेक्शन को आप ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर आपके इनर वर्क से रिलेटेड, लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एंड ईजी है, जिसे आप कर पाएंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे जो पर्सनल सवालों के जवाब है वो सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कॉमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आप सेशन कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है। सेशन बुकिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, और जो डिटेल रिक्वायर्ड होती है सेशन बुकिंग के लिए वो सारी आपको वीडियो में मिल जाएंगी। आज का ये सवाल आपके कल के क्विज से रिलेटेड है। जो क्विज के क्वेश्चंस मैं पूछूंगी वो मैं कल पूछूंगी, सो ये पर्टिकुलर सवाल उससे रिलेटेड है। सो मैंने अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों से शेयर करी है। नए लोगों का मुझे समझ में आता है कि हो सकता है नहीं सुनी हो उन्होंने अभी तक पूरी स्टोरी, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने सुनी होगी। तो जैसा कि क्विज है, अगर ध्यान से सुनी है तो आंसर्स आपके पास में ज़रूर होंगे। मैं पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, ये एक चॉइस है लाइफ की। लेकिन जो मुझे यहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करनी पड़ी या कुछ और जो चीज़ें हैं शेयर करनी पड़ी हैं, आप ही की वजह से शेयर करनी पड़ी है, सो दैट आप अपनी जर्नी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। क्योंकि इनर वर्क में जो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपकी अपनी इनर गाइडेंस का होता है। कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैसअप होती हैं। अगर हम अपनी गाइडेंस को फॉलो भी करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं। तो इस वजह से ही मैंने आपको जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में शेयर करी है वो आपकी ही हेल्प के लिए है। किसी से भी अपनी लाइफ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करने के बारे में सबसे बड़ा जो मेरा मेन रीज़न होता है कि जैसा कि मुझे पता है चाइल्डहुड से बहुत पर्टिकुलर टाइप के इंसान मेरे पाथ पर प्लेस करे गए, जो कि दुष्ट थे, ईविल थे और अलग अलग कैटेगरीज थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो माइंड गेमर्स होते थे, तो जनरली मैंने हर एज ग्रुप में माइंड गेमर्स और मैनिपुलेटिव लोग देखे हैं। डायरेक्टली कभी कोई लड़ने वाला नहीं मिला है मुझे, बट देन हाँ, माइंड गेमर्स अनदर लेवल के रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, एंड दैट टू कई सारे अलग अलग एजेस के लोग हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, अब जैसे मैं एक बहुत हाईली इंट्यूटिव बीइंग हूँ, इन एंड आउट सारी चीज़ें पता होती हैं और बहुत सारे एक्सेस होते हैं। तो ये चीज़ें जब किसी को नहीं पता है ना, तो वो इंसान क्या करता है, वो गेम के जो माइंड गेम्स उसकी चल रही होती है ना, वो कंटिन्यू करता रहता है, करती रहती है। तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या होती थी, मैं पार्टिसिपेट करती थी कि आप खेलो गेम, मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो इसमें कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें मैं करती थी जो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। क्योंकि अगर किसी को पता होगा कि आप एक हाईली इंट्यूटिव बीइंग हो, तो वैसे तो मैंने देखा है कि अगर जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको बड़ा दिक्कत होती है इस चीज़ को बिलीव करने में कि किसी को सारी बातें कैसे पता हो सकती है ना, कोई कैसे फ्यूचर देख सकता है, कोई कैसे इन चीज़ों को जान सकता है। तो लोगों को भी ना बिलीव करने में बड़ी दिक्कत होती है। बट अगर किसी को आपके बारे में ये चीज़ें नहीं पता हैं, जैसे यहाँ पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सो एग्जाम्पल की कोई पर्सन है, कोई लेडी है, जो बहुत बड़ी माइंड गेमर है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, उसे बड़ा मज़ा आता है किसी भी तरह के ट्रैप्स को सेट करना और मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स का यूज़ करना, बड़े अलग अलग तरीके की चीज़ें मैंने लोगों को करते हुए देखा है। तो इसमें क्या होता था ना, मैं साइलेंट रहती थी, मैं और उसमें ऑब्जर्व तो मैं करती थी, और कई बार मैं बाई चॉइस ना इन चीज़ों से गो थ्रू कर लेती थी। तो जैसे कोई पर्सन है, चाहे लेडी है या फिर कोई मैस्कुलिन है, जो ये चाहती है कि मेरा किसी तरह का नुकसान हो, तो मुझे तो पता होता है ना कि कौन क्या चाहता है, क्या चाहती है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने वो लॉसेस होने दिए, फिर चाहे वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल या फिर स्पिरिचुअल थे। तो अब इस केस में क्या होता था, मैं ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि जो डिवाइन का बार बार रिमाइंडर होता था ना कि आपको पनिश करना है लोगों को, तो मैं इस चीज़ से ना खुद को बचाने के लिए तो करती थी कि मुझे ना करना पड़े। लेकिन जिस वक्त मैंने अपने ये लॉसेस होने दिए, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं करा ना, मैंने आपको ना तो पनिश करा है, ना ही कुछ कहा है, आप अपने षड्यंत्र रचते रहे, जो नुकसान होने थे वो मैंने होने दिए। इसकी वजह से क्या होगा, डिवाइन फोर्सेस ऐसे इंसान का बहुत बुरा हश्र करती हैं। वो मैं बचपन से कई सारे एग्जाम्पल्स देख चुकी थी, और ये डिवाइन डायरेक्टली भी कह चुके थे। तो मुझे ये था कि मैं नहीं भी पनिश करूंगी तो डिवाइन फोर्सेस बहुत अनदर लेवल पे इन लोगों को पनिश करती हैं। तो इस वजह से क्या होगा ना, देखो क्या होता है, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। इतना है कि चाइल्डहुड में बहुत सारी पावर से मैं अवेयर थी, बट नॉर्मल नहीं हूँ, इतना तो पता था। सो मेरे अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी होगी तो उसका जो कर्मफल है वो बहुत बुरा होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। कुछ एक दो एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ।
तो ये चीज़ें मुझे पता थी, तो मैं इस वजह से भी इन लॉसेस को होने देती थी, क्योंकि मुझे पता है इस इंसान का क्या हश्र होने वाला है, मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से भी मैं कभी किसी से ना कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद नहीं करती थी। इससे क्या होता था, जो गलत लोग हैं उन्हें अल्टीमेटली पनिशमेंट्स मिल रही है। बात अगर किसी और इंसान की होती तो उतना ही मिलता जितना आपने उसका नुकसान करा था। आपने मेरा कोई नुकसान करा है तो वो मिलियन टाइम्स रिटर्न होकर आपको डिवाइन की तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर रीज़न होता था जब भी कोई इस तरह का इंसान चाहे माइंड गेमर है या फिर मैनिपुलेटिव है, तो मैं इन चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्वेशन पे रहती थी। और 10 साल की जर्नी में मेरे फाइनेंसेस का बहुत नुकसान कराया है मैंने। बट ये तो लेसन्स है, लेसन्स लर्न कर लेंगे तो फाइनेंसेस तो हम कभी भी अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बाय चॉइस ही करा था मैंने। सो जो चीज़ें मैंने दूसरे लोगों की लाइफ में देखी थी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, चाहे कोई पर्टिकुलर टाइप का मैनिपुलेटिव इंसान उनकी लाइफ में है, बार बार री एंटर हो रहा है या हो रही है, ये साइकिल जो कार्मिक साइकिल है ये आजीवन चलते देखा मैंने लोगों की लाइफ में। तो मुझे तो इन एंड आउट चीज़ें पता होती हैं, तो मैं इस तरह से लाइफ नहीं जीऊँगी। जब ये था कि कॉन्फर्मेशन में आना था, जो मेरी पावर्स हैं वो रियल है और जो चीज़ें मेरे साथ में हो रही है वो सब रियल है, इसमें कोई भी यहाँ पे भ्रम नहीं, कोई इल्यूजन नहीं है। तो ये कॉन्फर्मेशन तो ये था कि जब मेरी 10 साल की जर्नी होगी तो मैं इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस में आऊँगी। अगर आपने स्टोरी सुनी है तो वहाँ पर ये चीज़ें शेयर करी हुई है मैंने। तो ये था कि एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस तरीके के लोग होते हैं, जिस वक्त इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि इस तरीके के लोग हैं और मुझे ऐसे किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना है। मेरे अपने गोल्स बहुत क्लियर थे, ज़िंदगी जीने का एक पर्टिकुलर तरीका है, मैं अंदर से खुश रहती हूँ, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत शुरू से पता है। बट ये था कि जो डिवाइन से कॉन्वर्सेशन होती थी कि इंसान ऐसे होते हैं, जिस पर मुझे बिलीव करने में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो बाकी तो स्टोरी आपको पता ही है। सो मेरी लाइफ में ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो मेरी सराउंडिंग्स में मैंने बहुत देखी। तो मैं इसको अगेन शुरू करती हूँ कि मेरी फैमिली में कोई एक कज़न होता था जो कि अगर हम बात करेंगे खूबसूरती की, तो उसकी खूबसूरती के साथ साथ ना उसके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी था। तो हम ये पहली बार ही मिला था हमसे, हमारी सिटी में आया था, किसी काम से आया था, आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनल इसका आई थिंक हो चुका था, जो भी फाइनल एग्जाम्स वगैरह होते होंगे। तो अब मैं उस टाइम पर मुझे था कि मैं बहुत ज़्यादा आर्मी को ज्वाइन करने के लिए फोकस थी। तो हमारी एक बार ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है एंड आर्मी पे वो कुछ मुझे गाइडेंस देने लगा। तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड आई अंडरस्टूड कि क्या है कैसा है। बट देन बाद में ना सुनने को मिलता है किसी फैमिली मेम्बर से कि इसने ना किसी लड़की से पैसों की वजह से शादी करी है। सो ये एक ही बार हमसे मिला था, जो हमारे घर पर आया था फैमिली में। जब भी इससे बात हुई है, एक ही बार कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हूँ, दोबारा कभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। बहुत टाइम के बाद में मुझे घर में किसी ने बोला कि ये नंबर मांग रहा है, तो मैंने मना कर दिया। तब तक ना ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी थी कि इसने किसी लड़की से शादी करी है जो पैसों की वजह से शादी करी है, और वो शक्ल सूरत में ना बहुत ज़्यादा ऑड है, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत एवरेज जिसे कहते हैं। तो अब ये था कि मुझे शक्ल सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन ये बात सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगा कि इसके अंदर ना ये चीज़ बहुत थी कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं खूबसूरत इंसान हूँ और लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं। ये डायलॉग इससे ज़रूर सुना था मैंने। तो मुझसे एज में बहुत बड़ा था, आई कॉल हिम भैया, एंड मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन 10th क्लास जब मेरी इससे पहली बार कॉन्वर्सेशन होती है। तो लेकिन वो जो रिस्पेक्ट एक बार रही होगी ना कि हाँ ये करियर पे फोकस्ड है, काम कर रहा है, वो उस दिन ख़त्म हो जाती है इस बात को सुनने के बाद में। सो दोबारा कभी इसने कांटेक्ट करा होगा मेरी फैमिली में, जब मैं घर से बाहर आकर रहना शुरू कर, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे नंबर आप किसी को मत देना। तो मैं इस चीज़ पर बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी कि रिलेटिव से तो किसी भी नंबर नहीं शेयर करने हैं। इसका पता था, मैंने कहा नहीं इससे तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है मर गया, आई नेवर चेक्ड। तो मुझे ना कभी भी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता था कि कोई इंसान किसी भी सेल्फिश मोटिव की वजह से किसी दूसरे इंसान से रिश्ते में एंटर कर रहा है या कर रही है। ये कैटेगरीज दोनों में देखी हुई है। ये पहली बार था मेरी लाइफ में जब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा था कि एक इंसान है जिसने पैसे की वजह से किसी लड़की से शादी करी है। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पहली बार फैमिली में एक ऐसा केस मैंने सुना था। बट उसके बाद क्या होता है, जब मैं जॉब करना शुरू करती हूँ तो वहाँ पर एक मुझे लड़का मिलता है जो अब अपनी फैमिली में अकेला था, मतलब कोई उसके और सिबलिंग नहीं थे, उसके फादर की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। सो जब पहली बार इसने अपनी लाइफ की स्टोरी मुझसे शेयर करी तो ऑब्वियसली बात है मैं इमोशनल हुआ करती थी, मैंने सुना। और इसने फिर अपनी लव स्टोरी भी शेयर करी कि ये किसी लड़की से प्यार करता था जिसके पेरेंट्स ने शादी करने से मना कर दिया। और मैंने कहा क्यों मना कर दिया, तो कहते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत वेल लोग हैं और हम लोग इतना फाइनेंशियली वेल नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। तो कुछ ऐसी बातें हुई थी। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो कहता है कि उसका सेपरेशन हुआ था, फिर से वो बात करनी शुरू कर देता है उससे। तो मैंने उससे बोला कि एक बार ट्राई कर ले, क्या पता उसके पेरेंट्स मान जाएं।
तो अब उसने कुछ बोला कि उसके पास ना पैसे नहीं थे, तो मेरी सैलरी आई ही थी तो मैंने उसे उठाकर पैसे दे दिए। ओके, उसने एक ही बार बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसे पैसे दे दिया, उसके बिन मांगे दे दिए। अच्छा, अब क्या होता है कि इसने ना हर महीने यही करना शुरू कर दिया कि मुझे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना और मेरे पास में पैसे नहीं है। ओके, आई रिपीटेड दिस थिंग फॉर 6 मंथ्स। मैं ऐसे 6 मंथ्स तक पैसे देती रही। पता नहीं क्या होता था मुझे कि मैं बहुत अंदर से खुश होती थी कि अगर कोई कपल है तो वो खुश रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी अलग सी चीज़ रही है जो, और रही तो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम होने की वजह से रही है। तो अब क्या होता है जब मैं देखती हूँ कि ये इंटेंशनली करता है, ये सेल्फिश इंसान है। ओके, अब मैंने ना तभी से बोला, मैंने कहा एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर दिखाई हो मुझे, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वो लड़की अगेन बिलो एवरेज थी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम फिजिकल ब्यूटी की बात करेंगे तो, और ये लड़का स्टिल ठीक था। तो वहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि ये बंदा कोई प्यार व्यार में नहीं है, इसको पैसों से शादी करनी है। ये करियर के पीछे था लड़की के। ये सेकंड टाइम था जब ये साइकिल रिपीट होता नज़र आता है मेरी लाइफ में। तो जब 6 मंथ तक मैं इसे ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली पैसे देती रही, यही हर बार ही बोलता था कि आकर वॉलेट शो करना, वो पैसे नहीं है, मुझे गर्लफ्रेंड के साथ में जाना है, और कोई डायलॉग नहीं होता था। तो और इसने देखा कि गर्लफ्रेंड की बात पर इसे मैंने पैसे दे दिए थे। तो अब ये क्या करने लगा कि जैसे मंथ एंड में या फिर मंथ शुरू होता है तब सैलरी आती है ना, तो ये इसने हर 15 डेज में करना शुरू कर दिया कि पैसे नहीं है तो मैं इसे दे देती। तो मैंने देखा कि इसकी एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही अनदर लेवल पे बढ़ती जा रही है। इसको इतना भी नहीं समझ में आता है कि किस तरह की एक्टिंग करे कि मुझे समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें। ओके, देन 6 महीने के बाद मैं इन चीज़ों को मैं बंद कर देती हूँ कि मैंने इसे पैसे देने बंद कर दिए। तो यहाँ पर करा क्या, मैंने ये हर बार ये एक्टिंग करता था कि आकर बोलना वो पैसे नहीं है, गर्लफ्रेंड के साथ में जाना है। तो जब इसने पहली बार ऐसे करा तो मैंने इसे पैसे दे दिए थे। फिर यही सेम साइकिल रिपीट होता 6 महीने तक। तो इसे कभी खुद से ना मांगना नहीं पड़ा मुझसे कि तू मुझे पैसे दे दे। तो अब जब इसने ऐसे करा, जब 6 महीने के बाद मैं इस पर कैसे कंट्रोल लगाती हूँ, जब इसने बोला कि इसके पास पैसे नहीं है तो मैंने कहा ओके, सिर्फ ओके करके वहाँ से मैं हट गई। मैंने इस बार इसे पैसे नहीं दिए। तो इसको भी शौक लगा कि ये कैसे हो गया। अभी तक तो 6 महीने से एक्टिंग कंटिन्यू हो रही थी, काम चल रहा था, आज तो इसने कुछ बोला ही नहीं। तो इसने फिर दोबारा से ट्राई करा, फिर मैंने वही बोला ओके, एंड आई डिड नॉट गिव हिम मनी दिस टाइम। तो ये समझ गया कि शायद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। तो इसने डायरेक्टली मुझसे स्टिल नहीं बोला कि मुझे पैसे दे दे, नहीं, वहाँ पर फिर ये चैप्टर क्लोज होता है। उसके बाद ऐसे ही फिर एक ऑफिस का लड़का था जिसे हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो वो बताने लगा कि उसको ना जो शादी करनी है उसकी प्रायोरिटी है कि जो लड़की है वो वेल्दी होनी चाहिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। ऐसे ही हम आई थिंक ग्रुप में ही बैठे हुए थे। तो उसका ये कहता है कि ये उसके फादर की चॉइस है और मेरी भी यही चॉइस है कि मैं शादी करूँगा तो किसी पैसे वाली लड़की से करूँगा। ओके, ये तीसरी बार इस चीज़ को मैंने रिपीट होते हुए देखा। और यही लड़का जो बोल रहा था ना कि मुझे तो एक पैसे वाली लड़की से शादी करनी है। अब एक दिन क्या होता है कि हम ग्रुप में थे सारे जब ये डिस्कशन ऐसे ही हो रहा था। तो अब ऐसे ही इसने क्या करा कि इमरजेंसी में कॉल करता है कि मेरे घर में ना कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे घर जाना पड़ेगा। बाहर किसी और सिटी से आकर रहते थे ये हमारी सिटी में जॉब के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तो मुझे फंड्स चाहिए थे। तो मेरे पास ना मेरी कॉलेज की फ़ीस पड़ी हुई थी, मेरे अपने पैसे थे जो मैं अर्निंग कर रही थी जॉब के साथ साथ में। तो मैंने कुछ ना सोचते हुए, मुझे नेक्स्ट डे आई थिंक मेरी फ़ी पे करनी थी, जो मैंने पैसे सेव करे हुए थे। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी उस टाइम पर मेरी, तो मैंने वो पैसे इसको उठाकर दे दिए। ओके, ये लड़का चला गया एंड देन उसके बाद ये कभी लौट कर नहीं आया, ना इसने कभी कॉल बैक करा। एंड तो फिर क्या होता है कि ये फिर कभी मुझे टकरा जाता है कहीं पे किसी दूसरी सिटी में मैं जॉब कर रही होंगी। तो ये कहते हैं मुझे तुम्हारे ना पैसे रिटर्न करने थे, तुम मुझे अपना डिटेल दे दो। मैंने कहा ओके। अब मुझे इसका पता था कि पैसे रिटर्न करने वालों में से नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने ये दोबारा मुझसे बात तो नहीं करेगा। तो अब क्या होता है कि इसने फ़ोन नंबर लिया, फिर बात करनी शुरू कर दी। ओके, अच्छा मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न करूँगा। मैंने इसे कुछ नहीं बोला। नाउ 6 मंथ तक ये ऐसे ही बोलता रहा। मैंने नहीं बोला भाई तू मेरे पैसे रिटर्न कर दे, ये अपने आप ही बोलता था। इसको ये था कि मैं दोबारा इससे पैसे मांग लूँगा, इसकी इंटेंशन एक्चुअली में ये थी। तो अब क्या था कि करते करते 6 मंथ्स हो गए एंड देन फिर वहाँ से मैं कनेक्शन इसको एंड करती हूँ। मैं जनरली अपने नंबर चेंज कर देती थी। तो यही लड़का ना एक दिन मुझे फिर किसी मार्केट में टकरा जाता है एंड देन अब मैंने इसे देख तो लिया था, बट मुझे था कि भाई मुझे इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करना, मैं तुझे जानती नहीं हूँ। तो अब ये क्या करता है, बात करने की कोशिश करता है। तो ही वॉज समबडी ना कि जिससे जितनी बार ट्राई करा जा सके झूठ बोलकर पैसे लेना, ये ऐसा ही लड़का था। तो अब मुझे था कि मेरी लर्निंग चल रही थी कि कोई बात नहीं, पैसे ही तो हैं, एटलीस्ट आई विल कम इन दिस एक्सेप्टेंस कि इस तरह के लोग होते हैं। तो जब ये लास्ट टाइम मुझसे मार्केट में टकराता है तो ये ऐसे बात करने की कोशिश करा, तो मैंने इसे ऐसे ही प्रिटेंड करा कि मैं तुझे नहीं जानती। तो इसने बड़ा कोशिश करी बात करने की दूर से ही। अब जैसे कि मैंने इसको देखकर भी कोई रिएक्ट नहीं करा कि मैं तुझे जानती हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा ना ऑकवर्ड हो गया कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। और क्योंकि जनरली होता है ना, जिसके पैसे लिए होते हैं, जिसने दिए होते वो इंसान मांगेगा, बट मैंने ये काम नहीं करा एंड आई गेव हिम लॉट ऑफ मनी दैट टाइम। तो अब क्या होता है कि
यहाँ पर इसने जब 2-3 बार इनडायरेक्ट वे में कोशिश करी कि मैं बात कर लूँ, और इसको ऐसा लगा शायद मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। मैंने ये तो बेवकूफ़ी होती है ना, अगर मैंने पैसे दिए तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, बट स्टिल मैं वहाँ पर इसे इग्नोर करती हूँ कि मैं तुझे जानती नहीं हूँ। फिर दोबारा ये मुझे कभी नहीं टकराता है। फिर ऐसे ही एक लड़का और टकराता है, ऑफिस का ही था, एंड ये किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा था। तो लेकिन इसका ये था कि इसको किसी पैसे वाली से शादी करनी है, मतलब इंसान से शादी नहीं करनी है, पैसे वाली से शादी करनी है। तो इसने ने कभी मुंह से डायरेक्टली ये बात नहीं बोली, बट मुझे पता थी, जैसा कि पता होता है इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो ये फिर से रिपीट होती हुई चीज़ें मैंने देखी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो मेरी लाइफ में सराउंड करती है लड़कों की। फिर 2011 में जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलती हूँ तो वहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। ये इस पर स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि इसे पैसे वाली से शादी करनी थी, और बट ये प्रिटेंड कुछ और करता था, जो इमेज मेंटेनेंस का काम होता है। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या थी कि अभी तक तो सिर्फ मैंने लड़कों की कैटेगरी देखी थी जो मेरी लाइफ में सराउंड करती थी कि ये लड़के हैं पर्टिकुलर टाइप के जिनको शादी करनी है, और पैसे वाली से शादी करनी है, लेकिन करनी भी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं करनी है। ये दूसरी कैटेगरी देखी थी। तो अब जब लव मैरिज करनी है तो ये सामने वाले को क्या करेंगे, खुद से इनिशिएट करेंगे कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर हर केस में देखा था मैंने। तो यही चीज़ कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में भी थी। अब वहाँ पर एक लड़की थी जो इसी कैटेगरी में आती थी, जिसको पैसे वाले लड़के से शादी करनी थी, लेकिन प्रिटेंड ये करना था कि ये उससे प्यार करती है। तो अब जब कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलती हूँ तो वहाँ पर मुझे 2-3 लोग और ऐसे दिखते हैं जिन्हें करियर से शादी करनी थी, पैसों से शादी करनी थी, लेकिन प्यार में होने का ड्रामा भी साथ के साथ करना था, इमेज मेंटेनेंस करनी थी। तो इतनी सारी जो नंबर ऑफ लड़के थे जो एक ही कैटेगरी से, इनमें से सिर्फ एक ही लड़के ने ऐसा बोला था कि उसके फादर की इच्छा है कि किसी पैसे वाली लड़की से शादी करेंगे, और उसकी भी वही इच्छा है। लेकिन बाकियों की अगर मैं बात करूंगी तो सबका ये था कि भाई किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला था, बट मुझे पता होती थी ये चीज़ें कि इन्हें करना क्या है, रिलेशनशिप की आड़ में इनका मेन मोटिव क्या है। तो ये अनदर चीज़ें थी। तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन मेरी लाइफ में ये सराउंड कर रही थी। और जब 10 साल की जर्नी में मैं और आगे बढ़ती हूँ, ये 10 साल की जर्नी के अंदर की बात है, जब जहाँ पर और पर्टिकुलर कैटेगरीज देखने को मिलती है कि अभी तक तो बात लड़के और लड़कियों की थी कि शादी पैसे वाली से करनी है, पैसे वाले से करनी है। अब बात आती है कुछ ऐसे पेरेंट्स को देखने की। मल्टीपल फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखा, और नेबरहुड में देखा, रिलेटिव्स में भी देखा, जिन्हें शादी पैसे वाली लड़की से करनी है या फिर पैसे वाले लड़के से करनी है। तो मेरे अंदर ना एक अननोइंगली जिसे कहते हैं कि गुस्सा होता था कि अगर कोई ऐसा सोचता भी तो मेरा खून जलता है कि आप एक रिश्ते में एंटर कर रहे हो पैसे की वजह से, बट एक्टिंग तो आपकी चल रही है ना सरफेस पे कि आप तो भाई रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो और आपको तो प्यार है सामने वाले से। लड़के और लड़की दोनों की बता रही हूँ मैं, ये नहीं कि सिर्फ लड़के या फिर लड़कियाँ। और कई बार ऐसा भी देखा मैंने जहाँ पर अब किसी की एंगेजमेंट हो रही है, अभी मतलब बात करने के लिए उसकी फैमिलीज दोनों इकट्ठे हुई हैं, तो यहाँ पर जो इंसान ये बोल रहा था कि हमें तो भैया पैसे वाली लड़की से शादी करनी है, पेरेंट्स की बता रही हूँ मैं, तो जब ये दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो ये उनको भाषण देते नजर आते, नहीं हमें तो आपकी बेटी ही पसंद है, हमें तो पैसों से कोई मतलब नहीं है, आप तो जैसे दे देंगे वैसे शादी कर लेंगे। बट इन्हें पैसे चाहिए थे। तो ये भी ड्रामे करते हुए देखे। और जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिली तो वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही थे इस कैटेगरी में, जो मल्टीपल लोग मुझे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का ऐसा भी होता था जो हर लड़के लड़की से पैसे मांगकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता था, अर्निंग करता था, वो सैलरी ठीक थी उसकी, बट उसकी गंदी आदत थी ये। तो मैंने भी उसे पैसे दिए बट वो कभी रिटर्न नहीं हुए। तो जहाँ पर जिसको पैसे दिए कभी वो रिटर्न नहीं हुए क्योंकि मांगे ही नहीं मैंने। तो अब एंड आई एम नॉट श्योर कि मांग लिए होते तो क्या मिल जाते हैं। मैंने अपने दिए हुए पैसे इसलिए नहीं मांगे कि मुझे था कि भाई जिसकी नीयत होगी देने की वो दे देगा ना, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें बोलना नहीं पड़ना चाहिए ना किसी को भी। तो वो इंटेंशन देखने वाली बात थी। सो कभी ये चीज़ें रिटर्न नहीं हुई। बट देन इसमें फिर एक और केस मैंने देखा था जहाँ पर ये कंपनी का डायरेक्टर था जिसने घुटनों पे आगे प्रपोज किया था कि इसको भाई प्यार है, इसको तो फीलिंग्स है और इसको शादी करनी है, सीधे डायरेक्टली शादी के लिए बोला था। लेकिन मुझे पता था कि इसे कोई प्यार कोई फीलिंग नहीं है, इसको दिख रहा था कि मैं इसका बिजनेस फ्री में रन करूँगी। तो ये भी चीज़ थी। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो इनका मोटिव क्या होता है, रिश्तों में ये एंटर करते हैं ये दिखा के कि इन्हें तो प्यार है, फीलिंग है, तो बट देन मोटिव क्या होता है, मनी एंड देन या फिर नेम, फेम, स्टेटस या फिर फिजिकल ब्यूटी। तो जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, जो जेन्युइन रिलेशन जिस वजह से बनते वो नहीं है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी कई सारे तो मुझे याद भी नहीं होंगे कि ये ऐसे थे जो मेरी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते थे, जिन्होंने शादियां भी करी हैं किसी ना किसी से, लेकिन इनका इंटेंशन यही था कि इन्हें पैसों से शादी करनी थी। तो ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी मेरी लाइफ में सराउंड करती थी, इसका पास्ट लाइफ से लेना देना था।
ये कार्मिक साइकिल था जो कि पास्ट लाइफ से चल रहा था, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कार्मिक साइकिल्स को आपको एंड करना पड़ता है। अगर आप उस पर्टिकुलर लाइफ में एंड नहीं करते हो तो वो अगली लाइफ में रिपीट होता ज़रूर है। तो यहाँ पर ये रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा था। अब जैसे कि मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आसपास की सराउंडिंग्स में दिख रहा था। तो ये क्या होता है, विजिबिलिटी होती है डिवाइन की तरफ से आपको दिखाने की कि ये चीज़ें हैं, आपको अपनी लाइफ में करेक्शन करने की ज़रूरत है, इस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। तो सवाल मेरा ये है कि अब देखो, इस वाले वीडियो पे आपको कमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपका कल का क्विज का पार्ट है। ये एक ऐसा कार्मिक साइकिल है, अगर आप सामने वाले की इंटेंशन से अवेयर नहीं हो तो आप इस कार्मिक साइकिल को डेफिनेटली रिपीट करते हुए नजर आओगे। कल के क्विज में मैं आप लोगों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगी। ये जो आज मैंने वीडियो शेयर करा है, इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो कार्मिक साइकिल है जो कि पास्ट लाइफ की वजह से रिकॉग्नाइज करता था, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था। अगर आपने स्टोरी सुनी है तो इसका आंसर आपके पास में ज़रूर होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मुझे ईमेल पर ही देना है अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है। तो सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके पास आज का टाइम है, और वैसे भी कल जब ये क्विज हम खेलेंगे तो आपके पास में 72 आवर्स का टाइम होगा इस पर्टिकुलर क्विज को आंसर करने के लिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सवाल है कि पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से ये कार्मिक साइकिल यहाँ पर विजिबल था। मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी लाइफ में रिपीट हुआ है, कभी भी नहीं, लेकिन विजिबिलिटी थी कि ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सराउंड करती है, और इस पर मुझे कुछ ना कुछ तो कंट्रोल लगाने के लिए करना था, जिसका डिसीजन मैं जो 10 साल की जर्नी थी उस पर जाने से पहले ही ले चुकी थी। तो आपको जो आंसर करना है कि जो पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा इवेंट था, वही आपका रिप्लाई होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।